मुझे पचेर सिंह का परोना बने हुए 1 हफ्ता हो चुका था। इस दौरान मैंने शेव नहीं बनाया था। सर के बाल वैसे ही कई महीनों से बड़े हुए थे। दाढ़ी मैंने जानबूझकर बढ़ाई थी और मैं उस वक्त बड़ी आसानी से सिख का गेटअप बना सकता था। जब मैं गेस्ट हाउस में आया था तो सिख के भेष में था और मेरा ख्याल था कि अब भी मैं सिखी के भेष में फिरोजपुर से निकलूंगा। हो सकता है पुलिस को मेरे सिख वाले हुलिये की तलाश हो, लेकिन वो भी जानते थे कि मैं इस हुलिये में नजरों में आ चुका था, इसलिए मैं भेष बदल लूंगा। गेस्ट हाउस के कमरे में मैंने बेला पर नफ्सियाती वार किया था और अब भी नफ्सियाती हरबा ही इस्तेमाल करना चाहता था। उस रोज शाम को मैंने उससे कहा, यार पचेर, मुझे यहाँ आए हुए बड़े दिन हो गए हैं। वैसे तो मेरा यहाँ आना बेकार ही साबित हुआ, लेकिन ये फायदा जरूर हुआ कि तुम जैसा बेली मिल गया। कभी आओ ना होशियारपुर, मुझे भी अपनी खिदमत का मौका दो। वहां आकर देखना, हमारा भी बड़ा टैका है। उसने कहा, जरूर आऊंगा दोस्त। अब तुम होशियारपुर जाओगे? मैंने कहा, नहीं, एक दिन के लिए मोगा में रुकूंगा। वहां भी मेरा एक बेली रहता है, सोचता हूँ उससे भी मिलता जाऊं। पर एक बात है यार, मैं डरता हूँ कि कहीं उस लड़की के रिश्तेदारों से टाकरा न हो जाए। पचेर सिंह बोला, क्यों डरते हो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मैंने कहा, मैं भी यही चाहता हूँ। तुम दोनों भी मेरे साथ मोगा तक चलो, वहां मेरे दोस्त से भी तुम्हारी मुलाकात हो जाएगी। बहुत अच्छा बंदा है वो। पचेर सिंह ने कहा, ठीक है, जरूर चलेंगे। कब तैयारी है? मैंने कहा, कल सुबह 10 बजे की गाड़ी है। उसने कहा, ठीक है। फिर बसंत कौर से बोला, तू भी तैयारी कर ले, हम 2-3 दिन मोगा में रहेंगे, वहां परसों मेला भी लगने वाला है। बसंत कौर ने सर हिलाने पर ही इक्तफा किया। ये मंसूबा मैंने और बसंत कौर ने आज दोपहर उस वक्त बनाया था जब पचेर सिंह बाजार गया हुआ था। हमारा मंसूबा यह था कि हम सुबह 10 बजे वाली ट्रेन से मोगा के लिए रवाना होंगे। बसंत कौर ट्रेन में मेरे साथ रहेगी। हम दोनों रास्ते में तिलवंड नामी स्टेशन पर उतरकर तरन तारण की तरफ जाने वाली बस पर बैठ जाएंगे। तिलवंड से मोगा तक तकरीबन 1 घंटे का फासला था। बीच में एक छोटा सा स्टेशन था जहां ट्रेन नहीं रुकती थी। पचेर सिंह को ट्रेन पर हमारी अदम मौजूदगी का पता चलेगा तो मोगा पहुंचने तक वो कुछ भी नहीं कर सकेगा और उस वक्त तक हम बहुत दूर निकल चुके होंगे। उस रात अगरचे मैं देर तक जागता रहा था, मगर सुबह जल्दी आंख खुल गई। मैंने कपड़े तब्दील कर लिए। पचेर सिंह की पेंट शर्ट मुझे फिट आ गई थी। उसने मेरे सर पर पगड़ी भी बांध दी। मैंने दोनों कलाइयों में चांदी के 2 कड़े भी पहन लिए, जो 2 रोज पहले बसंत कौर बाजार से इसी मकसद के लिए लेकर आई थी। सिख मजहब के पैरोकारों के लिए 5 चीजें बुनियादी हैसियत रखती थीं, जिनमें कड़ा भी शामिल था। आज के मॉडर्न दौर में और बाज दीगर वजूहात की बिना पर किरपान बहुत कम सिख अपने पास रखते हैं। मैंने आईने में अपना जायजा लिया और अशश कर उठा। मैं एक मुकम्मल सिख लग रहा था। मुझे उस सिख की हैसियत से भी नहीं पहचाना जा सकता था जो गेस्ट हाउस से बेला को लेकर फरार हुआ था। पचेर सिंह ने भी पेंट शर्ट पहन रखी थी, वो भी बड़ा स्मार्ट लग रहा था और बसंत कौर ने मेहंदी रंग की साड़ी पहन रखी थी जो उसे खूब जच रही थी। ट्रेन मुकर्रर वक्त पर रवाना हुई और मैं और बसंत कौर इकट्ठे बैठे थे। बसंत कौर ने भी सफरी बैग साथ लिया था और मैंने भी अपना थैला उसमें ठूंस दिया था। वो बैग बसंत कौर ने अपने पहलू में सीट पर रखा हुआ था। पचेर सिंह हमसे 2 लाइन आगे खिड़की के साथ सिंगल सीट पर बैठा हुआ था। फिरोजपुर रेलवे स्टेशन पर बावर्दी पुलिस वाले भी बड़ी तादाद में मौजूद थे और सादा लिबास सिक्योरिटी वाले भी। वो एक शख्स को बड़ी गहरी नजरों से देख रहे थे। हम भी 1-2 की नजरों में आए थे, लेकिन मेरे साथ चूंकि बसंत कौर थी इसलिए किसी ने ज्यादा तवज्जो नहीं दी। फिरोजपुर से तिलवंड का फासला भी तकरीबन 1 घंटे का था। ट्रेन तेज रफ्तारी से दौड़ रही थी। तिलवंड पहुंचने में तकरीबन 20 मिनट बाकी थे। बसंत कौर ने बैग में से ब्राउन पेपर का एक लिफाफा निकाल कर मेरे हवाले कर दिया। उसमें बर्फी थी। मैंने थैला खोलकर अंदर झांका, एक टुकड़ा निकाल कर बसंत कौर को दिया, एक अपने मुंह में रखा और अपनी जगह से उठकर पचेर सिंह के सामने खाली सीट पर बैठ गया और थैला उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसने बर्फी का एक टुकड़ा निकाल कर खाया, दूसरा टुकड़ा मेरे कहने पर ले लिया। मैं चंद मिनट वहीं बैठा रहा। वो खिड़की से टेक लगा कर ऊँघने लगा। मैं उठकर दोबारा अपनी सीट पर आ गया। ट्रेन जब तिलवंड स्टेशन पर रुकी तो पचेर सिंह मुकम्मल तौर पर अंटा गफील हो चुका था। बसंत कौर की बर्फी अपना काम कर गई थी। मैंने बसंत कौर को इशारा किया और वो बैग उठाकर खड़ी हो गई। ट्रेन जहां सिर्फ 1 मिनट रुकी थी, हम जैसे ही नीचे उतरे ट्रेन हरकत में आ गई। हम प्लेटफॉर्म पर खड़े ट्रेन को जाते हुए देखते रहे। जहां चंद मुसाफिर उतरे थे, हम भी उनके साथ खारजी गेट की तरफ चल पड़े। ये भी गनीमत था कि टिकट मेरे पास थे। गेट पर टिकट चेकर ने ध्यान नहीं दिया कि ये टिकट मोगा के लिए है और हम पहले ही उतर गए हैं। रेलवे स्टेशन के सामने ही कुछ फासले पर लारी अड्डा था। तिलवंड ज्यादा बड़ा कस्बा नहीं था। इस कस्बे की अपनी कोई ट्रांसपोर्ट नहीं थी। मुख्तलिफ अतराफ से आने वाली बसें यहाँ रुकती थीं। तकरीबन 15 मिनट के इंतजार के बाद हमें फरीदकोट से आने वाली एक बस पर जगह मिल गई। बस सिर्फ 5 मिनट वहां रुकी और फिर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गई। तरन तारन बहुत दूर था।
तकरीबन 4 घंटे का रास्ता था। मैं कुछ देर तक बसंत कौर से बातें करता रहा और फिर आगे वाली सीट की पुश्त से सर टिकाकर ऊँघने लगा। बस रास्ते में खराब होने की वजह से बहुत सा वक्त जाया हो गया था। इस तरह हम तकरीबन 5 बजे के करीब तरन तारन पहुंच सके थे। हम लारी अड्डे से पहले ही बस से उतर गए। कुछ और मुसाफिर भी वहां उतरे थे। सफरी बैग इस मर्तबा मैंने कंधे पर लटका रखा था। तरन तारन दरमियाने दर्जे का शहर था, खासा बारौनक और जिंदगी से भरपूर। ज्यादा आबादी सिखों की थी। हिंदू और मुसलमान भी माकूल तादाद में आबाद थे। उस वक्त शाम का झुटपटा होने वाला था। बाजारों में खासी रौनक थी। बसंत कौर साड़ी में बड़ी शानदार लग रही थी। लोग मुड़ मुड़ कर उसकी तरफ देख रहे थे। मैंने चलते चलते उसका हाथ पकड़ लिया। उसने मुस्कुरा कर मेरी तरफ देखा। मैंने पूछा, कहाँ जाना है? कोई ठिकाना भी है या लावारिस गाय भैंसों की तरह बाजारों में फिरते रहेंगे? बसंत कौर ने कहा, बस तुम मेरे साथ आओ। यूं तो मेरे दूर के कई रिश्तेदार इस शहर में रहते हैं, लेकिन मैं किसी रिश्तेदार के घर नहीं जाऊंगी। वैसे मेरी एक दोस्त भी यहाँ रहती है। वो मेरी शादी से पहले ब्याह कर यहाँ आई थी। मैं एक मर्तबा उसके यहाँ गई थी। वो मानिक चंद स्ट्रीट पर रहती है। तुम बस मेरे साथ चले आओ। तकरीबन आधा घंटा सड़कों पर घूमने के बाद हम गुंजान आबादी वाले इलाके में आ गए। गलियां तंग और पुरपेच थीं। पुरानी तर्ज के ज्यादातर मकान 2 मंजिला थे। गलियां इस कदर तंग और ऊपर से मकान एक दूसरे के बहुत करीब थे। इस वजह से यहाँ शाम होने से पहले ही शाम का अंधेरा फैलने लगा था। बसंत कौर एक और तंग सी गली में मुड़ गई। चंद गज का फासला तय करने के बाद बसंत कौर एक मकान के सामने रुक गई और दरवाजे पर दस्तक देने लगी। 1 मिनट के बाद दरवाजा खुला। वो एक जवान औरत थी, शलवार कमीज में और दुपट्टा कमर पर बांध रखा था। वो चंद लम्हे बसंत कौर की तरफ देखती रही, फिर चीखती हुई उससे लिपट गई। अरे बसंती, कहाँ मर गई थी तू? शादी के बाद तो ऐसे गायब हुई कि अपना अता पता ही न छोड़ा। कहाँ चली गई थी? बसंत कौर ने हंसते हुए कहा, मुझे अंदर तो आने दो। वो औरत बसंत कौर से अलग होकर रास्ते से हट गई और मुड़कर उलझी हुई नजरों से मेरी तरफ देखने लगी। बसंत कौर ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तेरे जीजा जी हैं। उस औरत ने हैरत से कहा, जीजा जी? अरे तूने तो कसम बदल लिया। बसंत कौर ने कहा, बड़ी लंबी कहानी है, आराम से बताऊंगी, हमें अंदर तो आने दे। वो कुलदीप कौर थी। वो हमें बैठक में ले आई। चंद मिनट दोनों एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त करती रही। फिर कुलदीप उठकर चली गई। चंद मिनट के बाद वो शरबत बनाकर ले आई। बोली, हाँ अब बता, क्या किस्सा है तेरा? बसंत कौर ने उसकी बात काटते हुए कहा, वो तो ब्याह के 2 महीनों के बाद ही गुजर गया था। अगर ये मनमोहन सिंह जी मुझे सहारा न देते तो मैं बर्बाद हो जाती। इन्होंने मुझे शादी के लिए कहा तो मैं इनकार न कर सकी। इस तरह मैं खज्जल ख्वार होने से बच गई। तू सुना, जीजा जी कहाँ हैं? वो बोली, जेल में। बसंत कौर उछल पड़ी। बोली, क्या उसने किसी को जान से मार दिया क्या? कुलदीप कौर ने मुस्कुराते हुए कहा, वो तो चूहे को नहीं मार सकता, किसी बंदे को क्या मारेगा? सेठ लालचंद के पास चंगी भली नौकरी करता था, फिर किसी औंतरे ने उसे नशे की चीजें बेचने पर लगा दिया। वो भी कहता था कि हेरोइन बेचकर रातों रात अमीर बन जाएंगे। अमीर तो क्या होते, वो पकड़ा गया। 1.5 साल की सजा हो गई। वो जेल में चक्की पीस रहा है और मैं लोगों के घरों में काम करके गुजारा करती हूँ। मैं एक तरफ खामोश बैठा उनकी बातें सुन रहा था। कुलदीप कौर की बातों से मुझे अंदाजा हो गया कि वो बड़ी कसमापुरसी में वक्त गुजार रही है। वो उस वक्त किसी के घर से लाए हुए कपड़े धोने जा रही थी। आंगन में नलके के नीचे खुर्रे में कपड़ों का अंबार लगा हुआ था। कुलदीप ने उठते हुए कहा, कपड़े तो मैं बाद में धो लूंगी, पहले तुम लोगों के लिए रात की रोटी का बंदोबस्त करूं। बसंत कौर ने मुझे इशारा किया। कुलदीप कौर के जाने के बाद मैंने जेब से 1000 रुपए के नोट निकाल कर बसंत कौर को दे दिए। वो कुलदीप के पीछे कमरे से निकल गई। मैं बैठक में ही बैठा रहा। इस दौरान पड़ोस की कोई औरत भी आ गई। बसंत कौर भी उनके साथ ही थी। थोड़ी देर के बाद वो बैठक में आ गई। मैंने बसंत कौर को घूरते हुए कहा, तुमने तो उसके सामने मुझे अपना खसम बना लिया। बसंत कौर ने कहा, तो उसे तुम्हारे बारे में क्या बताती? यही कि अपने यार को लेकर आई हूँ। उसने ठीक ही कहा था। मेरे बारे में कोई उज्र तो बनाना ही था। उसने मुझे अपना शौहर बना लिया। इस तरह बात खत्म हो गई। 9 बजे के करीब हमने रात का खाना खाया और फिर कुलदीप कौर हमें दूसरे कमरे में ले गई, जहाँ एक चारपाई पड़ी हुई थी। हमें रात उस कमरे में गुजारनी थी। बसंत कौर मुझे उस कमरे में छोड़कर कुलदीप कौर के साथ दूसरे कमरे में चली गई। मैंने पगड़ी उतार कर एहतियात से एक कुर्सी पर रख दी और चारपाई पर लेट गया। मैं उस वक्त बेला के बारे में सोच रहा था। मुझे गेस्ट हाउस से फरार हुए 10 रोज हो चुके थे। बेला ने मेरी तलाश में कोई कसर नहीं छोड़ी होगी। उसे ये इल्म था कि मैं खेमकरन की तरफ से सरहद पार करने की कोशिश करूंगा। उसने तमाम रास्तों की नाकाबंदी करवा दी थी। खेमकरन और सरहद के आसपास भी सिक्योरिटी के इंतजामात बढ़ा दिए गए होंगे। लेकिन जिस तरह बेला कदम कदम पर मेरे रास्ते में रुकावटें खड़ी कर रही थी, इस तरह मुझे भी ऐसे लोग मिलते जा रहे थे जो हमदर्दी की बिना पर या लालच में आकर या नादानिस्ता तौर पर मेरी मदद कर रहे थे। फिरोजपुर शहर की जिस तरह नाकाबंदी की गई थी, उसके पेश नजर कहा जा सकता था कि मेरे लिए वहां से निकलना मुमकिन न होता।
लेकिन बसंत कौर और पचेर सिंह की वजह से मुझे आसानी हो गई थी। बसंत कौर मेरे लिए बड़ी मददगार साबित हुई थी। इसकी वजह से मैं बड़ी आसानी से वहां से निकल आया था। पचेर सिंह के बारे में सोचते हुए मेरे होंठों पर खुद ब खुद मुस्कुराहट आ गई। वो वाकई बेवकूफ आदमी था। अगर वो चालाक था तो उसकी चालाकी सिर्फ बसंत कौर की कमाई खाने तक थी। बाकी हर तरफ से उसने आंखें बंद कर ली थीं। और अब मैं सोच रहा था कि ट्रेन में होश में आने के बाद हमें गायब पाकर उसकी क्या हालत हुई होगी। मेरा ख्याल था कि हम अगले रोज यहाँ से चले जाएंगे, मगर बसंत कौर ने 2-3 दिन यहाँ रुकने का प्रोग्राम बनाया था। उससे अगले रोज शाम के वक्त हम दोनों बाजार में घूम रहे थे कि एक मोड़ पर मैं ठिठक गया। चौक के दूसरी तरफ पचेर सिंह खड़ा एक आदमी से बातें कर रहा था। मैंने बसंत कौर को उसकी तरफ मुतवज्जे किया। पचेर सिंह को देखकर उसका चेहरा धुआं हो गया। वो भी मेरी तरह आड़ में हो गई। पचेर सिंह जिस आदमी से बातें कर रहा था वो हाथों के इशारे से उसे कुछ समझा रहा था, और फिर वो आदमी तो वहीं खड़ा रहा और पचेर सिंह तेज तेज कदम उठाता हुआ मुखालिफ समत में चला गया। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। मैंने बसंत कौर को इशारा किया और हम गलियों में होते हुए वापस चल पड़े। कुलदीप को हमारे इस तरह बाजार से वापस चले आने पर हैरानी थी, लेकिन मैंने अचानक तबीयत खराब हो जाने का बहाना कर दिया। मैं और बसंत कौर देर तक एक कमरे में बैठे सरगोशियों में बातें करते रहे। पचेर सिंह को मालूम था कि बसंत कौर अमृतसर की रहने वाली है। हो सकता है वो पहले अमृतसर ही गया हो और वहां से मायूस होकर तरन तारन में तलाश करता फिर रहा हो। बहरहाल हमें 2 दिन और यहाँ रुकना पड़ा और बिलाखिर अगले रोज सुबह 7 बजे हम कुलदीप कौर से रुखसत होकर सुबह 7 बजे रेलवे स्टेशन पहुंच गए। यहाँ से सुबह 8 बजे खेमकरन के लिए एक पैसेंजर ट्रेन चलती थी और यही ट्रेन शाम को वापस आ जाती थी। तरन तारन से चरियाला तक तकरीबन 2.5 घंटे का रास्ता था। मैंने महसूस कर लिया था कि इस ट्रेन में भी कुछ सादापोश मौजूद थे जो बोगियों में घूमते हुए मुसाफिरों को घूर रहे थे। चरियाला स्टेशन पर भी 2 ऐसे आदमी टहलते हुए नजर आए जिन्हें मुश्तबा कहा जा सकता था। उनका ताल्लुक न तो रेलवे स्टेशन से था और न ही वो अपने किसी अजीज को लेने के लिए स्टेशन पर आए हुए थे। उनमें एक तो देहाती लिबास में था और दूसरे ने पैंट शर्ट पहन रखी थी। उस स्टेशन पर 10-12 मुसाफिर उतरे थे। उनमें से मर्द भी थे, औरतें भी और बच्चे भी। स्टेशन पर खड़े हुए वो दोनों आदमी मुसाफिरों को घूर रहे थे। धोती और कुर्ते वाला मुश्तबा आदमी कनखियों से हमारी तरफ भी देख रहा था। गेट से गुजरते हुए मैंने भी कनखियों से उसकी तरफ देखा। स्टेशन के सामने छोटी सी आबादी थी। ज्यादा तादाद दुकानों की थी, जबकि असल गांव स्टेशन से तकरीबन निस्फ मील के फासले पर था। उन दुकानों की वजह से एक मुख्तसर सा बाजार बन गया था जहां खासी रौनक थी। स्टेशन के सामने ही तांगे और रेडे वगैरह भी खड़े थे। गांव का फासला अगरचे ज्यादा नहीं था, लेकिन धूप तेज हो रही थी। गांव की तरफ जाने वाले लोग तांगों और रेडों पर बैठ रहे थे। हम भी एक तांगे में बैठ गए। सिखों की आबादी पर मुश्तमिल वो गांव खासा बड़ा था। यहाँ चंद घर मुसलमानों के भी थे और हिंदुओं के भी। गांव में दाखिल होते ही एक बड़ा गुरुद्वारा था और दाईं तरफ गांव के बाहर काफी दूर एक छोटी सी मस्जिद भी नजर आ रही थी। गांव की गली से गुजरते हुए एक छोटा मंदिर भी दिखाई दिया था। तांगा गांव के चौक पर टाली के दरख्तों के नीचे रुक गया और हम तांगे से उतरकर एक गली में दाखिल हो गए। गली काफी कुशादा थी, लेकिन कीचड़ फैला हुआ था। बैलगाड़ियां गुजरने की वजह से गड्ढे से बन गए थे। वो चौथा मकान था। मकान क्या था, बड़ी हवेली थी। बहुत लंबा चौड़ा सहन था। एक तरफ 4-5 भैंसें बंधी हुई थी और लातादाद मुर्गियां इधर उधर फिर रही थी। एक औरत भैंसों के लिए चारा बना रही थी। ये सब कुछ देखकर मुझे अजीब सा एहसास हुआ। ये पंजाब का जमींदार घराना था। सब कुछ वैसा ही था जो मैं बचपन में कसूर में अपने गांव में देखा करता था, और मेरा गांव भी यहाँ से ज्यादा दूर नहीं था। चंद ही मील का फासला था। बीच में सरहद की लकीर थी। उसके दूसरी तरफ भी सब कुछ ऐसा ही था। भैंसों के लिए चारा बनाने वाली अधेड़ उम्र सेहतमंद किस्म की वो औरत बसंत कौर की फुप्पी थी। वो चंद लम्हे उलझी हुई नजरों से हमारी तरफ देखती रही, फिर बाल्टी में हाथ धोए और करीब आकर बसंत कौर से लिपट गई। एक और अधेड़ उम्र औरत और 2 जवान लड़कियां भी बरामदे से निकलकर सामने आ गईं। वो दोनों लड़कियां बसंत कौर ही की तरह गोरी चिट्टी और ऊंची लंबी थी। फुप्पो ने मेरे सर पर प्यार से हाथ फेरा और फिर वो लोग हमें अंदर ले गए। शानदार हवेली, मवेशी और घर का साजो सामान इस घर की खुशहाली की अक्कासी कर रहा था। बसंत कौर ने मुझे रास्ते में ही अपनी फुफ्फी और फुफ्फा के बारे में बहुत कुछ बता दिया था। दरअसल बसंत कौर का बाप कई साल पहले अपने बहनोई से लड़कर अमृतसर चला गया था। वहाँ वो मेहनत मजदूरी करता रहा। वो बहुत ही बदमिजाज आदमी था। वहाँ भी उनके बहुत से रिश्तेदार थे और खुशहाल थे, मगर बसंत कौर के बाप की किसी से नहीं बनी। वो हर एक से अलग थलग रहा। एक मौके पर मंडी में कुछ लोगों से झगड़ा हो गया। एक आदमी उसके हाथों जख्मी हो गया। रतन सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और थाने में उस पर इतना तशद्दुद किया गया कि वो जान से हाथ धो बैठा।
पुलिस ने उसकी लाश सड़क पर फेंक दी और ये जाहिर किया कि उसने पुलिस की हिरासत से फरार होने की कोशिश की थी और मुकाबले में मारा गया। किसी रिश्तेदार ने उसके केस को नहीं उठाया, बल्कि बहुत सौ को तो पता भी नहीं चला कि क्या हो चुका है, और जिन्हें पता चल गया था वो खामोश रहे। पुलिस से पंगा लेने को तो कोई भी तैयार नहीं था। बसंत कौर की मां ने भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, किसी को मदद के लिए नहीं पुकारा। वो भी एक जिद्दी औरत थी। किसी ने शौहर को उसकी जिंदगी में करीब नहीं भटकने दिया था। वो उसके मरने के बाद उनके सामने हाथ क्यों फैलाती? घर में तंगी तो पहले ही थी। रतन सिंह के मरने के बाद हालात कुछ और अबतर हो गए। दोनों माँ बेटियां लोगों के घरों में काम करके गुजारा करने लगी, और फिर एक रोज बसंत कौर की माँ भी एक तेज रफ्तार वैगन के नीचे आकर मर गई और बसंत कौर अकेली रह गई। बसंत कौर हसीन थी, जवान थी। मोहल्ले के ओबाश लड़के उसके इर्द गिर्द मंडलाने लगे। मोहल्ले की समाज बंधक कमेटी ने इस सूरत हाल को महसूस कर लिया और उसे खोली से उठाकर आश्रम में पहुंचा दिया, जहां कुछ ही महीनों के बाद उसकी शादी कर दी गई और वो अपने पति के साथ फिरोजपुर चली गई। बसंत कौर की शादी में उसके रिश्तेदारों में से कोई भी शरीक नहीं हुआ था। फुप्पो को मालूम तो था कि बसंत कौर की शादी हो गई है, लेकिन उसने बसंत कौर के पति के बारे में कुछ नहीं सुना था, न ही उसे कभी देखा था। इसलिए अब बसंत कौर ने मुझे अपने पति की हैसियत से पेश किया तो सबने बिला चूं-चरां तस्लीम कर लिया। बसंत कौर ने उन्हें मेरा नाम मनमोहन सिंह ही बताया था। बसंत कौर का फुफ्फा प्रेम सिंह भी घर आ गया था। उन लोगों में देर तक शिकवे गिले होते रहे। सबको गिला तो बसंत कौर के बाप रतन सिंह से था, जिसने खानदान के हर फर्द से मिलना छोड़ दिया था। हम दोपहर का खाना खाने के बाद गपशप कर रहे थे कि एक आदमी प्रेम सिंह को बुलाकर ले गया। उसकी वापसी तकरीबन 2 घंटों के बाद हुई थी। वो अजीब सी नजरों से मेरी तरफ देख रहा था और फिर ये सनसनीखेज इंकिशाफ हुआ कि एक आदमी गांव वालों से हमारे बारे में पूछताछ करता फिर रहा था और प्रेम सिंह को भी इसी सिलसिले में बुलाया गया था। मुझे समझने में देर न लगी कि ये उन दोनों में से कोई एक होगा जिन्हें मैंने रेलवे स्टेशन पर देखा था। इस दौरान गांव के अक्सर घरों में पता चल गया था कि प्रेम सिंह की भतीजी अमृतसर से अपने पति के साथ आई है। फुफ्फी ने शौहर से पूछा, क्या बात है, तुम परेशान क्यों हो गए? प्रेम सिंह ने कहा, एक आदमी मनमोहन सिंह के बारे में पूछता फिर रहा था। सरकार को किसी मुश्तबा शख्स की तलाश है। सरहद की तरफ जाने वाले तमाम रास्तों की निगरानी हो रही है। वो शख्स स्टेशन से उनके पीछे लगा था। फुफ्फी बोली, हमारा मनमोहन चोर डाकू है क्या जो? प्रेम सिंह ने उसकी बात काटी, बोला, ये बात नहीं है। उस शख्स ने बताया था कि वो शख्स पाकिस्तानी एजेंट और बहुत बड़ा दहशतगर्द है। राजस्थान में कई महीने तबाही फैलाने के बाद सरहद पार करने के लिए चंद रोज पहले फिरोजपुर पहुंचा था, जहां उसे पकड़ लिया था, मगर वो भाग निकला। सिक्योरिटी वालों को शुबा है कि वो किसी और तरफ से सरहद पार करने की कोशिश करेगा, इसलिए इस तरफ आने वाले लोगों को चेक किया जा रहा है। मैंने उसकी तसल्ली कर दी है कि हमारी बसंत कौर की शादी मनमोहन से 1 साल पहले अमृतसर में हुई थी और वो लोग अमृतसर से ही आए हैं। वो चला गया है और गांव वालों से कह गया है कि कोई मुश्तबा शख्स नजर आए तो उसके बारे में रेलवे स्टेशन पर इत्तला दे दी जाए। मैंने इत्मीनान का सांस लिया। एक बला टल गई थी, लेकिन मैं जानता था कि चंद मील के इस रास्ते में अभी और बहुत सी रुकावटें पेश आएंगी। 1 हफ्ता गुजर गया। मैं आजादी से गांव में घूम फिर रहा था। कभी खेतों की तरफ चला जाता। मुझे बसंत कौर नहीं बताया था कि अरसा पहले जब वो लोग खुद भी जहां रहते थे, उसका फुफ्फा स्मगलरों से मिला हुआ था। वो सरहद पार से आने वाले स्मगलरों को पनाह दिया करता था और अब उससे मेरे बारे में जो भी बात करनी थी बसंत कौर ने ही करनी थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, मेरी बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। मैं अब जल्द से जल्द सरहद पार करके अपनी सरजमीन पर पहुंचना चाहता था। और फिर एक रोज जब मैं खेतों में था तो प्रेम सिंह मुझे लेकर एक टाली के नीचे बैठ गया। बोला, मैंने दूसरों की तसल्ली तो करती थी, मगर उस रोज मुझे तुम पर शुबा हो गया था। बहरहाल मैं तफसील में नहीं जाऊंगा। मैं सरहद पार करने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन खर्च बहुत आएगा। मैंने पूछा, कितना? बोला, 1 लाख रुपए, एक बंदा। मैंने कहा, मैं तो अकेला ही जाना चाहता हूँ, 1 लाख दे दूंगा। प्रेम सिंह ने कहा, बसंत कौर भी तुम्हारे साथ सरहद पार जाना चाहती है। वैसे बेहतर है कि तुम उसे साथ ले जाओ। अगर वो यहाँ रही तो न सिर्फ खुद मुश्किलात में फंस जाएगी, बल्कि हमारे लिए भी मुश्किलात पैदा करेगी। मैं इस इंकिशाफ पर चौंके बगैर न रह सका कि बसंत कौर मेरे साथ जाने को तैयार थी। मैंने कहा, ठीक है। मैं इनकार करके कोई नया मसला नहीं पैदा करना चाहता था। मैंने फौरन ही तय कर लिया कि रास्ते में ही उसका कोई बंदोबस्त कर लूंगा। मैंने कहा, ठीक है, मैं उसे साथ लेने को तैयार हूँ और रकम भी अदा कर दूंगा। हमें कब जाना होगा? प्रेम सिंह ने कहा, ये मैं तुम्हें कल बताऊंगा, लेकिन आधी रकम एडवांस देनी होगी आज ही, ताकि उस शख्स को अदा कर दी जाए। मैंने कहा, ठीक है, रकम तुम्हें आज मिल जाएगी, लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि हमारे साथ कोई धोखा न हो। लेकिन तुम्हारे बारे में तो मैंने सोचा भी नहीं था। तुम कब से ये काम कर रहे हो? प्रेम सिंह ने कहा, बहुत अरसा हो गया।
जमींदारी में अब कुछ नहीं रखा। शब रोज की मेहनत के बाद जो कुछ मिलता है उससे तो अखराजात ही पूरे नहीं होते। ये पिंड सरहद से अगरचे कई मील दूर है, मगर स्मगलरों के लिए बड़ी अहमियत रखता है। कई साल पहले पाकिस्तान से स्मगलरों की एक पार्टी इस तरफ आई थी। उनसे मुलाकात के बाद ही मैंने ये धंधा शुरू किया था। मुझे स्मगलिंग से कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन प्रेम सिंह की बातों का सिलसिला चलता रहा। मैंने कहा, शुजा को जानते हो? कई साल पहले वो भी इस तरफ आया करता था। प्रेम सिंह ने कहा, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, बल्कि जानता था, लेकिन फिर उसका आना जाना बंद हो गया। बाद में पता चला कि वो कसूर में अपने ही किसी बंदे के हाथों मारा गया है। शायद कोई हिस्से का मामला था। मैंने कहा, हिस्से का नहीं, औरत का मामला था। वो बोला, हाँ, बीच में किसी औरत का नाम भी सुनने में आया था, मगर तुम्हें कैसे पता चला? मैंने कहा, मैं कसूर का रहने वाला हूँ और उन दिनों वहीं था। शुजा ने अपने घर में किसी जवान लड़के को रखा हुआ था। उसकी बीवी ने लड़के को काबू कर लिया। शुजा को पता चल गया। वो उस लड़के को सजा देना चाहता था, लेकिन खुद ही उसके हाथों मारा गया। वो लड़का भाग गया और पुलिस आज तक उसका सुराग नहीं लगा सकी। मैंने उसे ये नहीं बताया कि वो लड़का मैं ही था। प्रेम सिंह बोला, लगता है तुम इस सिलसिले में बहुत कुछ जानते हो। मैंने कहा, मैं ही क्या, कसूर का रहने वाला हर शख्स जानता है। फिर प्रेम सिंह के एक मजारे को इस तरफ आते देखकर हमारी गुफ्तगू का मौजू बदल गया। मैं काफी देर खेतों में प्रेम सिंह के डेरे पर रहा और फिर वापस आ गया। बसंत कौर को भी मैंने सूरत हाल से आगाह कर दिया था और उससे अपना थैला लेकर उसमें से 1 लाख रुपए भी निकाल लिए। मैंने बसंत कौर को उस थैले में नकद रकम और जेवरात के बारे में बता दिया था और उसने वो थैला बड़ी हिफाजत से रखा हुआ था। मैंने उससे पूछा कि तुम मेरे साथ क्यों जाना चाहती हो? ये तुम्हारा अपना देश है, यहाँ तुम्हारे अपने लोग हैं। अपनों से दूर रहने का बड़ा दुख होता है। बसंत कौर ने कहा, अपनों के बारे में तुम्हें बता चुकी हूँ। पुप्पो की ये मोहब्बत सिर्फ चंद रोज की है। तुम्हारे जाने के बाद जब घर वालों पर हकीकत खुलेगी तो ये लोग मेरी जिंदगी अजीरन कर देंगे। हो सकता है मुझे यहाँ से धक्के देकर निकाल दिया जाए और मैं एक बार फिर पछेर सिंह जैसे किसी शख्स के हत्थे चढ़ जाऊं। मैं तवाइफ बनकर जिंदगी नहीं गुजारना चाहती। तुम मुझे अपने साथ ले चलो, कम से कम एक खूंटे से तो बंधी रहूंगी। मैंने कहा, पाकिस्तान में मेरा भी कोई मुस्तकबिल नहीं है। अपने मुल्क में तो मैं हिंदुस्तान से भी ज्यादा मतलूब हूँ। ऐन मुमकिन है कि सरहद पार करते ही धर लिया जाऊं। मेरे साथ तुम भी फंसोगी। जेल के सिवा हमारा कोई ठिकाना नहीं होगा। बसंत कौर ने कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ जेल में रह लूंगी, लेकिन यहाँ तवाइफ बनकर नहीं रहूंगी। मैंने कहा, तुम तवाइफ नहीं बनोगी। मेरे पास इस थैले में लाखों रुपए नकद और लाखों रुपए के जेवरात रखे हुए हैं। मैं सरहद पार कर जाऊंगा तो वो करेंसी मेरे किसी काम की नहीं है। ये हो सकता है कि वो सब कुछ तुम अपने पास रख लो और यहाँ से कहीं दूर चली जाओ, किसी अजनबी शहर में। इस रकम से तुम एक नई और बाइज्जत जिंदगी शुरू कर सकती हो। बसंत कौर ने कहा, नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही जाना चाहती हूँ। अजीब सूरत हाल थी। लगता था बसंत कौर को मुझसे इश्क हो गया था। वो मुझे छोड़ना नहीं चाहती थी, या मुमकिन है उसके जहन में ये ख्याल आया हो कि मेरे जाने के बाद यहाँ उसे बदतरीन हालात का सामना करना पड़ेगा, इसलिए वो भी यहाँ से फरार चाहती थी। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मेरे साथ जाने की जिद पर कायम रही। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन वहाँ जो भी हालात पेश आए उनका कोई गिला न करना। बसंत कौर ने कहा, बिल्कुल नहीं करूंगी। उस रात मैंने प्रेम सिंह को 1 लाख रुपए दे दिए। उससे अगले रोज वो सुबह सवेरे ही मोटरसाइकिल पर कहीं चला गया और उसकी वापसी दोपहर के करीब हुई और उसी शाम उसने मुझे बता दिया कि हम परसों सुबह यहाँ से रवाना होंगे। उसने कहा, ये तुम्हारी खुशकिस्मती है कि परसों रात एक पार्टी कुछ माल लेकर सरहद पार जाने वाली है। मैंने बात पक्की कर ली है। 1 लाख रुपए पेशगी भी दे आया हूँ। तुम दोनों उन लोगों के साथ जाओगे, लेकिन बाकी रकम वहाँ रवानगी से पहले देनी होगी। मैंने इस बात में सर हिलाया। मेरे लिए अगला दिन गुजारना मुश्किल हो गया था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि उड़कर सरहद के दूसरी तरफ पहुंच जाऊं। मैं इस खौफनाक हकीकत से भी पूरी तरह वाकिफ था कि सरहद के दूसरी तरफ भी मेरे लिए यही सब कुछ था। हो सकता है सरहद पार करते ही गोलियों का निशाना बन जाऊं या पकड़ा जाऊं। पकड़े जाने की सूरत में मुझे यकीन था कि मेरी बाकी जिंदगी जेल में गुजरेगी।